Hello guys, today we are going to discuss about question answers of chapter 1 Matter in Our Surroundings of class 9 Science. We'll start from page number 3 of NCERT book. Question 1. Which of the following are matter? Chair, air, love, smell, hate, almonds, thought, cold drink, स्मेल ऑफ परफ्यूम. सो इनमें से कौन से ऐसे हैं जो मैटर हैं और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो मैटर नहीं हैं. सो व्हाट इज़ मैटर? पहले हमें मैटर पता होना चाहिए क्या होता है. मैटर हम डिस्कस किया था क्या होता है. मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास. तो ऐसी चीज़ें जिसका कुछ मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं वो क्या होते हैं? मैटर. सो इन अदर वर्ड्स मैटर हैज़ मास एंड वॉल्यूम. सो चेयर, air, almonds, cold drinks and smell of perfume are matter. ठीक है. मैटर क्यों है ये? क्योंकि दे ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास. तो जैसे चेयर है, एयर है, आलमंड्स, कोल्ड ड्रिंक एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये सब क्या है? इन सब का कुछ ना कुछ मास है एंड मास एंड स्पेस को भी ये ऑक्यूपाई करते हैं. स्मेल ऑफ परफ्यूम की अगर हम बात करते हैं तो वो भी एक मैटर है. बिकॉज द स्मेल ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ इन द गैसियस फॉर्म. है ना. परफ्यूम की बात कर रहे हैं हम, तो परफ्यूम क्या है? गैसियस फॉर्म में है. सो दैट सब्सटेंस विच आवर ऑल फैक्ट्री सिस्टम कैन डिटेक्ट. ऑल फैक्ट्री सिस्टम कौन सा है? हमारा नोज़ है ना. हमारे नोज़ में क्या होते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं जो क्या है उसको डिटेक्ट करने का काम करते हैं. तो ऑल फैक्ट्री सिस्टम हमारा क्या है? उस स्मेल को, क्योंकि उसके पार्टिकल्स हमारे नोज़ तक पहुँचे तो इस वजह से वो पार्टिकल्स को क्या है? उनकी स्मेल को क्या है? डिटेक्ट करता है. तो दैट्स वाई हम बात कर रहे हैं स्मेल ऑफ परफ्यूम की. दैट इज़ मैटर. बट स्मेल जो है वो क्या है? मैटर नहीं है. स्मेल ऑफ परफ्यूम इज़ मैटर. मतलब कोई भी सब्सटेंस है उसकी स्मेल को क्या है? हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो हैं वो डिटेक्ट करते हैं. बट स्मेल इज़ नॉट ए मैटर. सो हेंस स्मेल और ऑर्डर ऑफ ए सब्सटेंस is classified as matter. However, the sense of smell does not matter. वो matter नहीं होता. Love, hate, cold and thought, these are not matter because they do not have mass and volume. So, chair, air, almonds, cold drink and smell of perfume, these are matter. But smell, love, hate, cold and these are not matter because they do not have mass and volume. Now next question is, give reason for the following observations. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. गर्म खाने की खुशबू किचन से क्या है बाहर तक हमें क्या है? घर में किसी भी रूम में हो तो हमें पता लग जाता है क्या खाना बन रहा है. बट ठंडा खाना जो है वो किचन के अंदर जाकर हमें देखना पड़ता है कि इसमें क्या है. सो द पार्टिकल्स ऑफ हॉट सिजलिंग फूड पोजेस लार्ज काइनेटिक एनर्जी. तो जो खाना गर्म होता है बन रहा है तो उसके पार्टिकल्स जो है उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसमें क्या है? उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. काइनेटिक एनर्जी का मतलब वो क्या है? ज़्यादा मोशन में होते हैं. एंड डिफ्यूज़ इन एयर रैपिडली. ठीक है. जो उसके आसपास एयर होती है उसके अंदर वो क्या है? डिफ्यूज़ हो जाते हैं. उसके एयर के पार्टिकल्स के अंदर वो जल्दी से मिक्स हो जाते हैं. दस द स्मेल कैन रीच सेवरल मीटर्स अवे. तो वो एयर के पार्टिकल्स में जब मिक्स हो जाते हैं तो वो एयर के पार्टिकल्स भी कॉन्टीन्यूसली मोशन में हैं तो वो उसको दूर तक कैरी करके ले जाते हैं. वेयर एज द पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड पोजेस लेस काइनेटिक एनर्जी. बट जो कोल्ड फूड है उसके पार्टिकल्स क्या है? उनकी एनर्जी लेस होती है जिस वजह से क्या है वो हमारे तक नहीं पहुंच पाते. उनकी मोशन में इतना ज़्यादा मोशन में नहीं है कि वो दूर तक उसको कैरी कर ले स्मेल को, जिस वजह से उसको हमें क्या है? पास से जाकर देखना पड़ता है कि क्या है, कौन सा खाना है. नाउ इसके अंदर कंसेप्ट क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑफ हायर टेम्परेचर पोजेस काइनेटिक एनर्जी. जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है पार्टिकल्स की एंड कीप्स मूविंग कॉन्स्टेंटली. और वो कॉन्टीन्यूसली मोशन में रहते हैं. एट लोअर टेम्परेचर पार्टिकल्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी
एंड दस मूव स्लोली। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, इसलिए वो स्लोली मूव करते हैं, इधर से उधर दूर तक उसको क्या है कैरी नहीं करते। तो पार्टिकल्स इन कोल्ड फूड हैव लो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू लो टेम्परेचर। तो एट हायर टेम्परेचर पार्टिकल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी एंड मूव फास्टर, हैंस द पार्टिकल्स ऑफ हॉट वेपर्स, हॉट सिजलिंग फूड जो है वो दूर तक क्या है उसकी एरोमा को, खुशबू को ले जाते हैं जो खाना बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इज अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। डाइवर जब एक स्विमर जब क्या है स्विमिंग कर रहा है उस पानी के अंदर, तो क्या होता है वो पानी को कट करते हुए आगे चला जाता है ना। ऐसा नहीं है कि पानी उसको अंदर जाने ही नहीं दे रही, तो पानी को हाथों से वो पीछे करता हुआ आगे चला जाता है। तो डाइवर इज एबल टू कट द वाटर इन स्विमिंग पूल, तो क्या प्रॉपर्टी है उसके अंदर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसिस बिटवीन दैम। हमें पता है पार्टिकल्स जो है मैटर के, उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं स्पेसिस होते हैं सब में। एंड द इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, जैसे सॉलिड्स के केस में हमने डिस्कस किया था कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंड करके रखते हैं। ठीक है, उनको क्या है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करने देते। बट लिक्विड्स के केस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम होता है, जिससे वो पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव less force of attraction than that of solids. Hence, force applied by diver is enough to overcome these forces of attraction. जिससे क्या है अब इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है कि जो डाइवर है इसके पार्टिकल्स को दूर दूर ना कर पाए, उसको कट ना कर पाए, वाटर के मतलब पार्टिकल्स को अलग ना कर पाए। ठीक है, तो इतना फोर्स डाइवर एटलीस्ट लगा देता है कि वो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर पाए, ओवरकम कर पाए, जिससे उसके अंदर वो इजीली मूव कर पाए वाटर के अंदर। सो डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर ड्यू टू द लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द particles because they have spaces between them. Now next question is, what are the characteristics of particles of matter? Characteristics of particles of matter are, all matter is composed of very small particles which can exist independently. सारे मैटर जो हैं किससे बने हैं, वेरी टाइनी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। नाउ नेक्स्ट इज दे हैव स्पेसिस बिटवीन दैम, इनके बीच में स्पेसिस होते हैं, जो मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिस होते हैं। दे आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के दे आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। जैसे हमने सॉलिड्स में कहा था कि वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, बट वो क्या है रैंडमली मूव नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ लिक्विड्स वो कंटेनर के अंदर रैंडमली मूव करते हैं, बट इन गैसेस दे आर फ्री टू मूव। दे अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सॉलिड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड्स में उससे कम होती है, देन गैसेज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होती है, बट दे हैव अट्रैक्शन बिटवीन दैम। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पेज नंबर 6 के क्वेश्चन देखेंगे। पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। इन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी। नाउ द गिवन substances in the increasing order of their densities can be represented as, जो भी हमें substances given है उनको हम कैसे अरेंज करेंगे। सबसे कम डेंसिटी किसकी है, सबसे कम डेंसिटी है एयर की। आगे हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों। सबसे कम किसकी है, एयर। देन एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, उससे ज़्यादा है इसकी डेंसिटी। देन कॉटन, कॉटन से ज़्यादा किसकी है, वाटर, वाटर से ज़्यादा किसकी है, हनी। देन चॉक एंड देन आयरन। तो ये डेंसिटीज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दी। सबसे कम गैसेस की, देन उसके बाद लिक्विड्स की, देन उसके बाद क्या है सॉलिड्स की। तो इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, गैसेस हैव लोएस्ट डेंसिटीज़, गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है। क्यों, जैसे हमने फॉर्मूला देखा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम,
तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा किसका होता है, गैसेस का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, जिस कंटेनर में हमने डाला है उसको, वो क्या है, पूरे के पूरे वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई कर लेती है। बट अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो जितना लिक्विड है कंटेनर के अंदर उतना ही रहेगा, वो अपने आप पूरे कंटेनर को फिल नहीं कर सकता। ऐसे ही सॉलिड क्या है, अगर सॉलिड को किसी जगह पर रख देते हैं उतना ही रहेगा, वो अपने आप क्या है, ऑक्यूपाई नहीं कर सकता पूरे कंटेनर को। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका है, गैसेस का होता है। तो गैसेस हैव लो डेंसिटीज बिकॉज दे हैव लार्ज वॉल्यूम। लिक्विड्स हैव हायर डेंसिटीज देन गैसेस, गैसेस से ज़्यादा क्या है, लिक्विड्स की डेंसिटी होती है, बट लोअर देन दैट ऑफ सॉलिड, सॉलिड से कम होती है। एंड सॉलिड्स हैव हाईएस्ट डेंसिटीज, सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, मास अपॉन वॉल्यूम पर। तो वॉल्यूम गैसेस के केसेस में वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है, देन उनकी डेंसिटी सबसे कम, देन उसके बाद क्या है, लिक्विड्स, एंड देन सॉलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो फर्स्ट टेबल में हम डिस्कस करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर में करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है हमने। एंड सेकेंड में डिस्कस करेंगे कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, ये प्रॉपर्टीज गिवन है, इनके ऊपर हमें डिफरेंसेस बताने हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज में। सो रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी, इन पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए इन करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हमें स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफरेंशिएट करना है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इनको डिफरेंशिएट करना है हमने। सॉलिड, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को की प्रॉपर्टीज, करेक्टरिस्टिक्स को हमें एक डिफरेंशिएट करना है। तो हमें पता है फर्स्ट, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है। लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, लिक्विड को जिस कंटेनर में डालते हैं उसी की ही शेप ले लेता है, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। बट इन गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, जिस भी कंटेनर में हम डालते हैं वो उस कंटेनर को फिल कर लेता है। सो सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं है, गैसेस की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इन केस ऑफ सॉलिड्स हैव डेफिनेट साइज और वॉल्यूम। सॉलिड्स का डेफिनेट साइज होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मीन्स जितनी स्पेस को वो ऑक्यूपाई करता है, हमेशा उतने स्पेस को, एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। लिक्विड्स के केस में हैव डेफिनेट साइज और वॉल्यूम, वॉल्यूम में भी जितना लिक्विड है, अगर 50 ml है तो वो 50 ml को किसी भी कंटेनर में डाल दें वो 50 ml ही रहेगा। बट इन केस ऑफ गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट साइज और वॉल्यूम, जिस कंटेनर में उसको हम डालेंगे उसका ही शेप, उसी की ही शेप ले लेता है, उसको वो पूरा फिल कर देता है। अगर उसको हम क्या है, सिलेंडर को खोल देते हैं तो वो क्या है, दूर दूर तक वो पार्टिकल्स क्या है, चले जाएंगे गैस के। नाउ इन केस ऑफ सॉलिड्स, निग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ लिक्विड स्लाइटली कंप्रेसिबल, बट गैसेस को हम हाईली कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि गैसेस को हम छोटे छोटे सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर के अंदर उसको हम क्या है, कंप्रेस कर सकते हैं और बहुत सारी गैस को छोटे से सिलेंडर में कंप्रेस करके फिल कर देते हैं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सॉलिड्स पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रीली, पार्टिकल्स क्या है, फ्रीली मूव नहीं कर सकते इसके अंदर। पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, बट दे आर नॉट फ्री टू मूव इन द सॉलिड्स। इन केस ऑफ लिक्विड्स पार्टिकल्स मूव फ्रीली बट विद इन द बाउंड्री, जिस कंटेनर के अंदर हैं पार्टिकल्स उस कंटेनर के अंदर ही रैंडमली मूव कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं, बट विद इन द कंटेनर, आउटसाइड द कंटेनर नहीं जा सकते। पार्टिकल्स, इन केस ऑफ गैसेस पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली, अगर सिलेंडर खुला है तो गैस के पार्टिकल्स बाहर भी निकल जाएंगे और क्या है, वो दूर तक कहीं पर भी क्या है, मूव कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ गैसेस पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली outside the container also. Now in case of solids particles have high densities, particles की density high होती है, हमने अभी पीछे डिस्कस किया। In case of liquids we have moderate to high densities, they are less dense than solids, solids से इनकी density कम होती है बट gases से ज़्यादा होती है। Now in case of gases, gases have very low densities, gases की density बहुत कम होती है। ऐसे ही इसके अंदर हम क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी डाल सकते हैं,
कि इन केस ऑफ सॉलिड्स पार्टिकल्स आर बॉन्डेड टुगेदर विद ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बट इन केस ऑफ लिक्विड्स पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम होता है। बट इन केस ऑफ गैसेस पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट इज कमेंट ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इन किस केस में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के कंपैरिजन में हम देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें पार्टिकल्स जो है अपनी फिक्स पोजीशंस पर होते हैं, वो अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं कर सकते। जैसे सॉलिड्स के केस में क्या है, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में होते हैं, वो अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं करते। बट इन केस ऑफ लिक्विड्स वो क्या अपनी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ गैसेस वो क्या है, फ्रीली मूव करते हैं। तो रिजिडिटी सबसे ज़्यादा किसकी हुई, हाईली रिजिड होते हैं सॉलिड्स, जिसमें पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशंस पर रहते हैं, हाईली रिजिड होते हैं सॉलिड्स। लिक्विड्स लेस रिजिड एज कंपेयर टू सॉलिड्स। क्यों रिजिड बोला, क्योंकि वो एक कंटेनर के अंदर ही क्या है, उसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं विद इन बाउंड्रीज, बाहर नहीं निकल सकते। सो लिक्विड्स जो है वो गैसेस के कंपैरिजन में रिजिड हैं, बट सॉलिड्स के कंपैरिजन में बहुत लेस रिजिड होते हैं। बट गैसेस आर नॉट रिजिड, इसमें पार्टिकल्स कहीं पर भी रेंडमली मूव कर सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी हमने अभी भी डिस्कस किया कि सॉलिड्स आर निग्लिजिबली कंप्रेसिबल। ये क्या है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। इन केस ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स जो है वो कैसे हैं, लेस कंप्रेसिबल, माइनर, ठीक है, थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, लो कंप्रेसिबिलिटी होती है इनकी भी। बट गैसेस को हम हाईली कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, प्रेशर को हम क्या है, हाई प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई करके इसको हम हाईली कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमने निग्लिजिबल कहा सॉलिड्स के इसमें केस में, बट इसमें हम क्या कहते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी इज़ निग्लिजिबल, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, स्पंज का एग्जांपल लिया था हमने कि वो एक सॉलिड है बट उसके अंदर एयर ट्रैप होती है, तो वो सॉलिड क्या है, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके अंदर। वो स्पंज भी क्या है, इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि सॉलिड है बट उसके अंदर होल्स होते हैं जिसके अंदर एयर ट्रैप होती है। जब उसको हम स्क्वीज़ करते हैं तो एयर बाहर निकल जाती है और सॉलिड जो है वो उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। बट सॉलिड्स आर लो कंप्रेसिबिलिटी होती है उनकी, वेरी लेस कंप्रेसिबल। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी क्या है, सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, है ना, सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते। फ्लो इन केस ऑफ लिक्विड्स दे कैन फ्लो फ्रॉम ए हायर लेवल टू ए लो लेवल, है ना, लिक्विड्स जो है वो फ्लो कर सकते हैं। नाउ फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस, जो गैसेस हैं सारी डायरेक्शंस के अंदर क्या है, फ्लो कर सकती हैं। नेक्स्ट इज शेप। सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड्स की डेफिनेट शेप नहीं होती, उसको जिस कंटेनर के अंदर डालते हैं वो उसी की ही शेप ले लेता है। एंड गैसेस डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप, गैसेस की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड्स की काइनेटिक एनर्जी हमें पता है लीस्ट होती है, इसमें पार्टिकल्स जो है वो रेंडमली मूव नहीं कर सकते। मोर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड्स बट लेस देन गैसेस। काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमें पता है लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल्स रेंडमली मूव करते हैं विद इन द कंटेनर, तो उनकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी होती है, सॉलिड से ज़्यादा होती है बट गैसेस से कम होती है। गैसेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है, वो कहीं भी रैंडमली मूव कर सकते हैं विद काइनेटिक एनर्जी, विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। नाउ डेंसिटी, डेंसिटी सॉलिड्स की हमें पता है हाईएस्ट डेंसिटी होती है, लिक्विड्स की लोअर देन दैट ऑफ सॉलिड्स बट ग्रेटर देन दैट ऑफ गैसेस, बट गैसेस की डेंसिटी क्या होती है, लोएस्ट होती है। सो दीज आर द properties of solids, liquids and gases. Next question is give reasons. A gas fills completely the vessel in which it is kept. गैस को जिस कंटेनर, जिस वेसल के अंदर हम डालते हैं उसको वो कम्प्लीटली फिल कर लेती है। इसका रीज़न बताना हमने क्यों करती है, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज निग्लिजिबल। ठीक है, हमें ये पता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस
वो कैसे होते हैं, निग्लिजिबल होता है। सॉलिड के केस में सबसे ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड में उससे कम, बट गैसेज में क्या है, बहुत ज़्यादा कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है, सो इसकी वजह से पार्टिकल्स क्या है गैस के, वो ऑल डायरेक्शंस में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव इन ऑल डायरेक्शंस, thus a gas fills a vessel completely in which it is kept। ठीक है, तो हमने क्या कहा, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल है, उनकी एनर्जी वो क्या है, रैंडमली कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, और क्या है ये, जिस कंटेनर में इसको हम रखते हैं उसको वो कम्प्लीटली फिल कर लेते हैं। नेक्स्ट इज अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। गैस को हम जिस कंटेनर के अंदर रखते हैं उसकी वॉल्स के ऊपर ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या कहा कि पार्टिकल्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, वो क्या है, बहुत कम है, निग्लिजिबल है। सो पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस। सो पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस एट हाई स्पीड। एज ए रिजल्ट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर, एक दूसरे के साथ भी वो हिट करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं, मतलब टक्कर मारते रहते हैं। एंड ऑल्सो हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर विद ए फोर्स। ठीक है, तो वॉल्स के साथ भी जाकर, क्योंकि हमें पता है ना गैस जब क्या है किसी कंटेनर के अंदर फिल है तो एक दूसरे के साथ क्योंकि रैंडमली मूव कर रहे हैं वो इधर उधर, तो वो क्या है अपने अदर पार्टिकल्स के साथ भी क्या है वो कोलाइड करते रहते हैं, और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर जिसके अंदर वो फिल है उसकी वॉल्स के ऊपर जाकर भी क्या है हिट करते रहते हैं बार बार विद अ फोर्स। तो देयरफॉर गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। हमें पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो जाकर भी विद एक फोर्स के साथ ये क्या है पार्टिकल्स उस वॉल्स को कंटेनर की वॉल्स के ऊपर क्या है एक फोर्स लगाती रहती हैं, तो जिस वजह से वो एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो पार्टिकल्स, इसका रीज़न क्या हुआ कि पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल है, जिस वजह से ये रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस मूव करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ ये कोलाइड करते रहते हैं, और वॉल्स के साथ भी, वॉल्स पर भी जाकर क्या है ये हिट करते रहते हैं विद अ फोर्स, जिस वजह से क्या है वहाँ पर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। नेक्स्ट सी इज सी पार्ट, ए वुडन टेबल हैज़, वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। वुडन टेबल क्या है, सॉलिड क्या क्यों है ना, क्या है, वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड, क्यों कहना चाहिए इसको कि वो सॉलिड है, क्योंकि वुडन टेबल की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि सॉलिड क्यों है ये, क्योंकि इसकी अपनी एक फिक्स्ड शेप होती है। करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे हम इसकी कि सॉलिड क्यों कहना चाहिए इसको हमें, क्योंकि वुडन टेबल हैज़ फिक्स्ड शेप। वुडन टेबल की अपनी एक फिक्स शेप है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, कि जितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई कर रखा है हमेशा वो उतना ही स्पेस क्या है ऑक्यूपाई करती है। तो वुडन टेबल हैज़ फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, तो ये करेक्टरिस्टिक्स किस चीज़ की हैं, सॉलिड्स की हैं, बिकॉज सॉलिड्स में हम क्या कहते हैं, सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सो उसकी फिक्स शेप भी है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम भी है, तो विच आर द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, दस वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड, इसलिए वुडन टेबल को सॉलिड कहना चाहिए। Now next D part is, we can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert। ठीक है, जैसे एयर में से हम हैंड को ईजिली पास कर सकते हैं, ठीक है, उसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, उनमें स्पेसेस ज़्यादा होते हैं, बट सॉलिड में से, वुड में से अगर हमें हैंड को पास करना है तो हमें कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। हमें पता है पार्टिकल्स ऑफ एयर, हमें पता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हर एक चीज़ के अंदर होते हैं, चाहे हम सॉलिड्स की बात करते हैं, लिक्विड्स की बात करें, चाहे हम गैसेस में, बट गैसेस के पार्टिकल्स रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं तो उनमें क्या है स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन दैम। ऑन द अदर हैंड वुड हैज़ लिटिल स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, बट वुडन के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है रैंडमली मूव नहीं कर सकते, वो अपनी फिक्स पोजीशंस पर हैं, तो उनके बीच में स्पेसेस बहुत कम है। ऑल्सो इट इज़ रिजिड। रिजिड का मतलब अभी हमने बताया था कि क्या होता है, पार्टिकल्स अपनी फिक्स्ड पोजीशंस पर होते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। फॉर दिस रीज़न वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड्स इन एयर, but to do the same through a solid of block of wood we need a karate expert। ठीक है, तो अगर हमें
वुड के मतलब ब्लॉक ऑफ वुड में अगर हमने क्या है में से हाथ को पास करना है तो उसके लिए क्या हमें कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो क्या है, सॉलिड है। वो सॉलिड कैसा होता है, उसके उनमें स्पेसिस कम है, उसके पार्टिकल्स ने एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ क्या है बाउंड किया हुआ है, ठीक है। और वो क्या है, रिजिड होता है, पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। तो दैट्स वाई एयर के अंदर से हम क्या है इजिली हैंड को पास कर सकते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल होता है। तो पार्टिकल्स क्या है रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं और स्पेसेस इनमें बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम एयर में से हैंड को पास कर सकते हैं बट वुड में से नहीं कर सकते। वो क्या है, एक स्पेशल कराटे एक्सपर्ट ही उसको कर पाता है। Now next question is, liquids generally have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. ठीक है, लिक्विड्स जब हमें पता है कि लिक्विड्स की डेंसिटी जो है वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम होती है, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व आइस फ्लोट ऑन वाटर। जब आइस को पानी के अंदर डालते हैं कि आइस जो है वो पानी के ऊपर तैरती हुई नज़र आती है। तो ऐसा क्यों होता है, आइस की डेंसिटी, क्योंकि आइस सॉलिड है तो आइस की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए वो क्या है आइस वाटर के ऊपर फ्लोट नहीं करनी चाहिए, वो क्या है नीचे डूब जानी चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज, हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है ना। हमने बताया था डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम होता है उतनी ही क्या है डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमें पता है सॉलिड्स का जो है वॉल्यूम कम होता है, गैसेस का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है, तो उनकी डेंसिटी हमें पता है सॉलिड्स की डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका वॉल्यूम कम होता है, और गैसेस की वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं जिस वजह से उनकी डेंसिटी क्या है कम होती है। ये हमने पीछे डिस्कस किया था। सो डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। एज वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इंक्रीजेज डेंसिटी डिक्रीजेज। वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ता जाता है डेंसिटी क्या है डिक्रीज करती है। तो इस केस में कैसे होगा, वी नो आइस इज सॉलिड है ना, आइस हमें पता है सॉलिड होती है, बट इट हैज़ ए केज लाइक स्ट्रक्चर, पिंजरे जैसा है ना, मतलब केज लाइक स्ट्रक्चर मतलब इसके अंदर क्या है छोटे छोटे, जब ये आइस बन जाती है तो आइस के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इट हैज़ ए केज लाइक स्ट्रक्चर। हेंस देयर इज़ ए लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। इसके जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं एज कंपेरिजन टू द स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। वाटर के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में इसके अंदर क्या है छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं, जिससे क्या है इसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, ठीक है, एयर ट्रैप हो जाती है, जिससे क्या होगा, अब एयर हमें पता है कि गैसेस की जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा होती है, जिससे क्या होगा इसके अंदर गैस जब एयर फिल हो गई तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया, और वॉल्यूम इंक्रीज़ करने से हमें पता है डेंसिटी डिक्रीज़ कर जाती है। तो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ आइस इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर फॉर ए गिवन मास ऑफ वाटर, है ना। तो क्या होगा कि जितने पानी से वो आइस बनी है उससे जब आइस बन चुकी है तो उसके अंदर जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो इंक्रीज हो गई, जिसके अंदर एयर ट्रैप हो गई, एयर भर गई उसके अंदर, जिससे उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, जिससे उसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। A substance with lower density than water can float on the water. So density ice की water से कम हो गई, इस वजह से वो water के ऊपर क्या हमें float करती हुई नज़र आती है। That's why ice floats on water, जिसकी वजह से ice जो है water के ऊपर float करती है। Now page number 9, question number 1, convert the following temperature to the Celsius scale. केल्विन से हमें सेल्सियस स्केल में जाना है, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस जो किसके इक्वल होता है 273 केल्विन के इक्वल होता है ये। तो जब हमें डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं हम इसको, जो केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है टेम्परेचर इन केल्विन, उसमें हम क्या करते हैं -273 केल्विन कर देते हैं। तो जैसे हमें दे रखा है 300 केल्विन, 300 केल्विन में से हम क्या करेंगे -273 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन स्केल हमारा क्या है बड़ा स्केल होता है, एसआई यूनिट होती है केल्विन, उसको हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है।
तो 0 डिग्री सेल्सियस हमारा कितना होता है 273 केल्विन के इक्वल होता है। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस हमें कन्वर्ट करना है, हमें टेम्परेचर इन केल्विन गिवन है, उसमें से हम क्या करते हैं 273 केल्विन को माइनस कर देते हैं। तो हमें केल्विन में कितना गिवन है 300 केल्विन, उसमें से 273 माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में आंसर 27 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही हमें 573 केल्विन गिवन है, तो 573 माइनस 273, तो इसमें से माइनस करना है, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन से हमें जब सेल्सियस में जाना है तो -273 उसमें से माइनस करना है 273 केल्विन को, तो वो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर क्या है कि सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, हमें फिजिकल स्टेट बतानी है कि वाटर की क्या है। तो 0 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस की, तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमने पढ़ा था इस पॉइंट पर क्या है आइस मेल्ट करती है। तो मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जिसके ऊपर क्या है ये लिक्विड क्या है सॉलिड फॉर्म में भी है, आइस फॉर्म में भी है, और उस टाइम पर वो वाटर में भी कन्वर्ट होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या है ये सॉलिड एज वेल एज लिक्विड होता है। तो इस 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दोनों स्टेट्स होती हैं। अगर हम बात करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस की, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसके ऊपर वाटर के वेपर्स बन रहे होते हैं। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या है वाटर भी होता है, ठीक है, एज वेल एज वाटर वेपर्स भी होते हैं। तो दोनों ही स्टेट्स होती हैं 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी। तो इस पर क्या है 0 डिग्री पर क्या होता है सॉलिड एज वेल एज लिक्विड, एंड 100 डिग्री पर क्या होता है लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट, दोनों ही स्टेट्स होती हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में 0 एंड 100 के बीच की अगर हम बात करते हैं तो उसके बीच में क्या है लिक्विड स्टेट ही रहती है। 0 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में अगर कोई टेम्परेचर है तो वहाँ पर क्या रहता है लिक्विड स्टेट रहती है। बट 100 से ऊपर हमें पता है वेपर्स बनने स्टार्ट हो गए, तो 100 से ऊपर की स्टेट के हम क्या कहेंगे गैसियस फॉर्म में आ जाएगी, वाटर वेपर्स बन जाते हैं, तो उसमें क्या है गैसियस स्टेट आ जाती है। तो फर्स्ट टेम्परेचर हमारा क्या है 250 डिग्री सेल्सियस। तो एट 250 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। तो 100 डिग्री से ऊपर ग्रेटर देन 100 की हम बात करेंगे जब, तो उस टाइम पर क्या होगा गैसियस स्टेट होगी। नाउ एट 100 डिग्री सेल्सियस जैसे मैंने बताया 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम पर वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी है जिसके वेपर्स बन रहे हैं, एंड वो वेपर्स में भी है जिसको हम गैसियस फॉर्म बोलते हैं। तो एट 100 डिग्री सेल्सियस जो वाटर है वो लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट दोनों में ही होता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस दैट इज इन गैसियस स्टेट, एंड 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज for any substance why does the temperature remain constant during the change of state? Temperature remain constant during the change of state। जब स्टेट चेंज हो रही है सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो या लिक्विड टू गैसेस फॉर्म में क्या है अगर स्टेट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर जो है वो चेंज क्यों नहीं होता, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। क्यों होता है ऐसा? फॉर एनी सब्सटेंस द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट during the change of state because all the heat supplied to increase the temperature is utilized in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles। ठीक है, तो जो हम हीट एनर्जी जैसे हमने आइस लिए कंटेनर के अंदर उसको हम नीचे से हीट कर रहे हैं, तो आइस जो है वो स्टेट चेंज कर रही है, मतलब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा रही है। तो क्या हो रहा है जो हीट एनर्जी है वो टेम्परेचर को चेंज करने में यूज़ नहीं हो रही। जो थर्मामीटर है वो क्या है हमें पता है 0 डिग्री के ऊपर क्या है आइस की मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, तो 0 डिग्री शो कर रहा है थर्मामीटर। तो जब तक पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती
टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा जब तक पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। तो वो जो हीट हम नीचे से उसको दे रहे हैं आइस को, वो कहाँ जा रही है, वो उसके अंदर क्या है, उसकी स्टेट को चेंज करने में यूज़ हो रही है। ठीक है, तो जो हीट एनर्जी हम इसको दे रहे हैं वो किस में यूज़ हो रही है, फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर, है ना। मीन्स हमें क्या है, उसकी स्टेट को चेंज, वाटर की स्टेट को चेंज करने में यूज़ हो रही है। सो heat supplied to increase the temperature is utilized in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles। क्योंकि हमें पता है आइस के जो पार्टिकल्स हैं वो बाउंड स्टेट में है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है क्योंकि वो क्या है, सॉलिड है। तो उसकी फोर्सेस उसके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या है, ओवरकम करके उसको क्या है, फोर्सेस को रिमूव करना है, ख़त्म करना है। उसके बाद वो क्या है, फ्री स्टेट में आ जाएंगे, लिक्विड स्टेट में। तो उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए वो हीट एनर्जी यूज़ हो जाती है, एंड दैट हीट इज़ कॉल्ड द लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्यों कहा, कि वो थर्मामीटर में टेम्परेचर को राइज नहीं हो रहा, ठीक है, बट वो क्या है, हीट एनर्जी जो उसमें जा रही है वो कहीं उसी के अंदर ही छुप गई। ठीक है, हमें नज़र नहीं आ रही कि वो हीट एनर्जी कहाँ गई, वो हमें पता है कहाँ यूज़ हो रही है, स्टेट को चेंज करने में यूज़ हो रही है, बट दैट हीट एनर्जी जो है हम क्या कह रहे हैं, अंदर जाकर छुप गई। तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो दैट हीट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट। इट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, टेम्परेचर को राइज नहीं कर रही, बट स्टेट को चेंज होने में क्या है, वो हीट एनर्जी यूज हो जाती है। तो दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। नेक्स्ट, पेज नंबर 10, क्वेश्चन 1, सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस को हमें लिक्विफाई करना है, हम कैसे करते हैं। एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। ठीक है, ये हमने चैप्टर में डिस्कस किया था कि हम गैसेस को कैसे लिक्विफाई करते हैं, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैसेस क्या है, लिक्विफाई हो जाती हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था, जो हम एलपीजी गैस घर में जो सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, गैस जलाते हैं, है ना, तो वो एलपीजी गैस क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। गैस को हाईली कंप्रेस करके छोटे छोटे सिलेंडर्स में फिल कर देते हैं, तो वो कैसी होती हैं, अंडर प्रेशर, हाई इंक्रीजिंग प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को रिड्यूस कर देते हैं, तो गैसेस जो है वो लिक्विफाई हो जाती हैं। तो कंसेप्ट क्या है इसके इनसाइड, फॉर कन्वर्जन ऑफ ए गैस टू ए लिक्विड वी नीड टू डिक्रीज द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। वी नीड टू डिक्रीज द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। हमें पता है गैसेस के अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, जब उसको हम कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल्स छोटे से स्पेस के अंदर क्या सारे आ जाते हैं, तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस को हम क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, एंड इंक्रीज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। अब पार्टिकल जितने पास पास आ गए उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। दिस इज़ पॉसिबल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। जब हम क्या है उसको कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है, वो एक छोटे से स्पेस के अंदर सारे के सारे आ जाते हैं, तो स्पेसेस को कम कर दिया हमने, अट्रैक्शन ज़्यादा कर दी उनके बीच में। तो वो कैसे कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर ऑफ द गैस। सो वी कैन लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैसेस बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। Now next question number 2 is, why does a desert cooler cool better on a hot dry day? A higher rate of evaporation gives a better cooling effect। हमें पता है जितनी ज़्यादा इवेपोरेशन होती है उतना ही वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी ज़्यादा लेता है और उससे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज़ लेस। जैसे ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी का मतलब जिस दिन क्या है एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा सस्पेंडेड होती हैं उस दिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, और हम कहते हैं कि आज बहुत पसीना आ रहा है लेकिन वो सूख नहीं रहा, स्वेटिंग जो है वो होती है बट वो क्या है सूखता नहीं है, उस दिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज़ लेस, अगर कम है, देन इवेपोरेशन इज़ मोर, तो उस दिन पर इवेपोरेशन ज़्यादा होती है। ऑन ए हॉट ड्राई डे, जिस दिन बहुत गर्मी होती है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज़ लेस, कम होते हैं। इन डेजर्ट कूलर
वाटर इनसाइड इट इज़ मेड टू इवेपोरेट। जिससे क्या है, उसके अंदर जो वाटर कूलर होता है, उसके अंदर जो डेजर्ट कूलर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उसके अंदर हम पता है कि वाटर पंप होता है जिससे पानी क्या है ऊपर राइज करता है और वो क्या है पैड्स को वेट करता है, और वो क्या है वाटर बाहर से सराउंडिंग से क्या है हीट एनर्जी गेन करता है और वो इवेपोरेट होता है। तो दिस लीड्स टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग से वो क्या है हीट एनर्जी गेन करता है, देयर बाय कूलिंग द सराउंडिंग्स। तो जहाँ से उसने हीट एनर्जी, वाटर ने हीट एनर्जी गेन की अपने इवेपोरेशन करने के लिए, इवेपोरेट होने के लिए, तो वो हीट एनर्जी जब यूज़ हो गई तो वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जस्ट वाटर प्रेजेंट इनसाइड डेजर्ट कूलर इवेपोरेट्स देयर बाय कूलिंग द सराउंडिंग्स मोर। ठीक है, जैसे जैसे वाटर जो है इवेपोरेट होता रहेगा, सराउंडिंग से हीट एनर्जी वो वाटर लेता जाएगा, उतना ही वो कूलिंग इफेक्ट क्या है ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो आसपास क्या है उसकी सराउंडिंग्स, जहाँ से हीट एनर्जी गेन की वाटर ने, वो सराउंडिंग्स क्या है कूल हो जाती हैं। दैट इज़ वाई अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। हॉट ड्राई डे में क्यों करता है, क्योंकि उस दिन ह्यूमिडिटी कम होती है, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर जो है ऑलरेडी कम होते हैं, जिस वजह से वाटर जो है वाटर कूलर का इवेपोरेट हो पाता है और कूलिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। Now next question is question number 3. How does water kept in earthen pot मटका बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर्स। है ना, मिट्टी का घड़ा जो यूज़ करते हैं गर्मियों में पानी को ठंडा करने के लिए, वो पानी को ठंडा कैसे करता है। उस जो हम अर्थन पॉट की बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, हमें पता है बहुत सारे पोर्स होते हैं। देयर आर मैनी एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स इन अर्थन पॉट। थ्रू दीज पोर्स वाटर केप्ट इनसाइड द पॉट कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। वो जब पानी को हम जब मटके के अंदर डालते हैं, वो पानी क्या है पोर्स के अंदर आ जाता है और वो कॉन्टीन्यूसली इवेपोरेट होता रहता है वहाँ से। इवेपोरेशन कैसे होती है, उसको जो हीट एनर्जी चाहिए इवेपोरेशन के लिए, वेपोराइजेशन के लिए, वो हीट एनर्जी कहाँ से आ रही है, उस मटके के अंदर जो हमने वाटर फिल किया है उस वाटर से हीट एनर्जी वो वाटर जो पोर्स के अंदर है वो लेता रहता है, वो एनर्जी गेन करके क्या है इवेपोरेट होता रहता है। तो जिससे पानी जो है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और वो ठंडा हो जाता है। सो थ्रू दीज पोर्स वाटर kept inside the pot keeps on evaporating and takes the latent heat required for vaporization from the earthen pot and the remaining water। जो अंदर पानी है मटके के उससे वो हीट एनर्जी लेता रहता है फॉर इवेपोरेशन। दस इट लूजेज हीट, जो पानी है अंदर वो क्या करता है हीट लूज करता है, एंड दिस मेक्स द वाटर इनसाइड द पॉट कूल, जिससे पानी क्या है ठंडा हो जाता है। Now next question number 4 is, why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it। ठीक है, अब इनमें से अगर हम कोई भी चीज़ हाथ पर रखते हैं, अपनी पाम पर, अपनी हथेली पर रखते हैं, ठीक है, चाहे परफ्यूम को डालते हैं, चाहे थिनर को डालते हैं, पेट्रोल एसीटोन कुछ भी डालते हैं अगर हाथ पर, तो हमें ठंडक क्यों महसूस होती है। सो व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन आवर पाम इट फील्स कोल्ड। क्यों ठंडा लगता है, ड्यू टू इवेपोरेशन। ठीक है, हमें पता है इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। सो ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पाम। है ना, हमारे पाम से वो क्या है हीट एनर्जी, जो भी हमने लिक्विड अपने हैंड पर डाला है, ठीक है, वहाँ से वो हथेली से हमारी वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वो लिक्विड। इट कॉम्पनसेट्स फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी एंड मेक्स द सराउंडिंग्स कूल। है ना, वहाँ से हमारी पाम से वो क्या है लिक्विड हीट एनर्जी गेन करता है, और जो हीट एनर्जी गेन की उसने वेपोराइजेशन इवेपोरेट होने के लिए, ठीक है, इसलिए वहाँ पर क्या है कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। हेंस आवर पाम फील्स कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। ठीक है, तो लिक्विड को इवेपोरेट होने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए वो हमारी पाम से मिलती है, इसलिए हमारी पाम जो है हमारी हथेली वो क्या है ठंडक महसूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, वाई आर वी एबल टू सीप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रादर देन ए कप। ठीक है, कप में क्या है चाय थोड़ी ज़्यादा देर तक गर्म रहती है, बट वही अगर हम क्या है सॉसर में, मतलब एक प्लेट है, ठीक है, उसके अंदर डाल देते हैं अगर हम,
तो उसमें जल्दी ठंडी हो जाती है और उसको हम क्या है इजीली पी सकते हैं ठंडा करके। तो सॉसर में क्या है चाय जल्दी ठंडी क्यों हो जाती है रादर देन अ कप? बिकॉज we can sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup because of larger surface area। लार्जर सरफेस एरिया, अब कप का जो सरफेस एरिया है वो कम होता है, ठीक है। यही अगर प्लेट में डाल दी हमने चाय तो सरफेस एरिया बढ़ गया उसका, तो उससे क्या होता है इवेपोरेशन उतनी ही फास्ट होती है, क्योंकि ज़्यादा सरफेस एरिया है जो एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, उतनी ही फास्ट वो क्या है इवेपोरेशन होती है वहाँ से। तो द लार्जर इज़ द सरफेस एरिया मोर इज़ द इवेपोरेशन। तो जितनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी उतना ही कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा जल्दी होता है। तो दस इवेपोरेशन इज़ फास्टर इन अ सॉसर कॉजिंग ए हॉट टी और मिल्क टू कूल फास्टर देन ए कप। तो इसलिए क्या है जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही इवेपोरेशन फास्ट होती है, ठीक है, एंड उतना ही क्या है जल्दी से चाय ठंडी हो जाती है और उसको हम इजीली पी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर्स? समर्स में हम किस टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं? आंसर इज क्लोथिंग मेड ऑफ कॉटन, है ना, कॉटन के कपड़े हम पहनते हैं। आर यूजली वॉर्न ड्यूरिंग द समर सिंस आवर बॉडी टेंड टू स्वेट अ लॉट। ठीक है, हमारी बॉडी में स्वेटिंग बहुत होती है गर्मियों में, हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं बिकॉज कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि कॉटन जो है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होता है, उसको वाटर को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है। यही अगर हम सिंथेटिक क्लोथ्स ले पहनते हैं तो वाटर को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ठीक है, तो जिससे क्या है हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। सो कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, हेंस एब्जॉर्बिंग स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी से जो पसीना है उसको क्या है एब्जॉर्ब कर लेता है कॉटन क्लोथ। It exposes the sweat to the atmosphere, making its evaporation faster। तो जो कॉटन क्लॉथ्स ने क्या है स्वेट को एब्जॉर्ब कर लिया हमारी बॉडी से, ठीक है, और वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है जिससे इवेपोरेशन जो है वो फास्ट हो जाती है। तो ड्यूरिंग दिस इवेपोरेशन पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्वेट गेन एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी सरफेस मेकिंग द बॉडी कूल। जिससे हमें क्या है, क्योंकि इवेपोरेशन जितनी फास्ट होती है हमारी बॉडी से वो एनर्जी को गेन कर रहा है, ठीक है, जिससे क्या है वो स्वेट जो है वो इवेपोरेट हो जाता है और हमारी बॉडी जो है वो कूल हो जाती है। लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर ऑल्सो ए पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट। ठीक है, लाइट क्लोथ्स जो है लाइट कलर के क्लोथ्स, ठीक है, वो भी क्या है पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट है, जिससे क्या हमें समर्स में क्या है अच्छा महसूस होता है। दस वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स एंड लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर्स। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। ठीक है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किए थे क्वेश्चंस इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में। फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट केल्विन स्केल इनटू सेल्सियस स्केल। सो केल्विन स्केल को जब हमें सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, फॉर कन्वर्जन प्रोसेस वी मस्ट नो केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर वेयर 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है ये। सो कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, 300 केल्विन जब हम इसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन, क्या किया था हमने, -273 केल्विन, -273 केल्विन। तो कितना है, 300 है, 300 -273, तो कितना आंसर आ जाता है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो माइनस करते हैं इसमें से 273, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा टेम्परेचर। सेम ऐसे ही 573 केल्विन, इसमें से क्या करेंगे हम 273 केल्विन को माइनस करेंगे जिससे ये डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। सो आंसर कितना आ जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस। नंबर 2 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल। ठीक है, पहले हमने केल्विन टू सेल्सियस किया, अब हमने सेल्सियस टू केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। सो 25 डिग्री सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में। सो टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज कन्वर्ट करना है टेम्परेचर इन केल्विन, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस
टू केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 273 केल्विन, इसमें हम क्या है 273 ऐड करेंगे। जैसे हमने माइनस किया था पहले केल्विन में से सेल्सियस को फाइंड आउट करने के लिए, उसमें -273 करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे प्लस 273 हम इसमें ऐड कर देते हैं। सो 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 25 प्लस 273, तो कितना आ जाएगा 298 केल्विन। नेक्स्ट 373 डिग्री सेल्सियस, इसमें भी 273 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 646 केल्विन। ठीक है, तो ऐड करना है 273। नाउ नेक्स्ट इज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट इज नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। नेफ्थलीन बॉल्स क्या होती हैं? नेफ्थलीन बॉल्स, जैसे हम विंटर्स के जो कपड़े हैं, हम विंटर्स के बाद जब हम उसको वापस रखते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं उसके अंदर नेफ्थलीन मौजूद, जिनको फिनाइल की गोलियां बोलते हैं, हम नेफ्थलीन बॉल्स को विंटर क्लोथ्स के अंदर हम उसको रख देते हैं। ठीक है, तो नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। जब नेक्स्ट टाइम फिर से जब विंटर्स आती हैं तो हम क्या करते हैं, जब उन गर्म कपड़ों को निकालते हैं तो हम देखते हैं वो फिनाइल की गोलियां, जो नेफ्थलीन बॉल्स हमने रखी थी पिछले साल, वो इस साल क्या है वो वापस नहीं निकली। वो क्या है अपने आप ही क्या है इवेपोरेट हो जाती हैं। तो क्यों हुई? वो क्या होती है, द प्रोसेस बाय विच ए सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सो नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ sublimation. Sublimation is the change of state from a solid to a gas without the interconversion of a liquid state, है ना, लिक्विड स्टेट में नहीं गई, ठीक है, वो क्या है डायरेक्टली सॉलिड टू गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। Thus naphthalene balls keep on forming naphthalene vapors which disappear into the air with time without leaving any solid। ठीक है, तो नेफ्थलीन बॉल्स जो है वो अपने आप इवेपोरेट हो जाती हैं, उसके वेपर्स बन जाते हैं और वो एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, और उससे कोई लिक्विड भी फॉर्म नहीं होता। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी पार्ट, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। ठीक है, हम बहुत दूर भी बैठे हैं तब भी क्या है हमें इस परफ्यूम की स्मेल दूर तक आ जाती है, बिकॉज गैसियस पार्टिकल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है गैसियस पार्टिकल्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स होता है वो बहुत कम होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो गैसियस पार्टिकल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी एंड हैज़ अ स्पीड मूविंग रेपिडली इन ऑल डायरेक्शंस, है ना। हमें पता है गैसियस पार्टिकल्स जो है वो उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, रैंडमली मूव करते रहते हैं और वो क्या है दूर तक कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो जैसे ही परफ्यूम को स्प्रे किया जाता है, व्हेन परफ्यूम इज स्प्रेड द परफ्यूम पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज इनटू द पार्टिकल्स ऑफ द एयर, है ना, वो एयर में मिक्स हो जाते हैं उसके पार्टिकल्स एट ए रैपिड रेट एंड रीच आवर नोस्ट्रिल्स। तो वो जो एयर के पार्टिकल्स में परफ्यूम के पार्टिकल्स मिक्स हो गए, डिफ्यूज़ हो गए, तो वो एयर के पार्टिकल्स के साथ क्या है दूर तक उनको कैरी करके ले जाते हैं और वो हमें क्या है जहाँ पर भी हम दूर भी हैं तो हमें वहाँ पर क्या है उसकी स्मेल को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे नोस्ट्रिल्स तक पहुँच जाती है, हमारे नोज तक पहुँच जाती है। तो दिस अनेबल्स अस टू स्मेल द परफ्यूम फ्रॉम ए डिस्टेंस बिकॉज एयर पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है एंड पार्टिकल्स क्या है उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है और वो रैंडमली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। अब हमें पता है सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स उससे कम होती है एंड गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स सबसे कम होती है। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करना है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, वाटर एंड ऑक्सीजन इज, सबसे पहले देखेंगे सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होती है, गैसेस में। तो गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑक्सीजन। उसके बाद क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होती है इससे ज़्यादा, लिक्विड्स में होती है। सो हम लिखेंगे
वाटर, ठीक है, सेकेंड नंबर पर क्या आ जाएगा, वाटर। नाउ थर्ड में क्या आ जाएगा, उसके बाद सॉलिड आना चाहिए, तो सॉलिड में क्या आ जाएगा, शुगर, तो ये आ जाएगा हमारे पास शुगर। तो ऑक्सीजन, फिर उसके बाद वाटर, देन उसके बाद क्या है, शुगर। तो सबसे पहले अगर गैसेस हैं, अगर इससे ज़्यादा भी कंपेयर करना है हमें, तो सबसे पहले गैसेस वाले लिखेंगे, देन उसके बाद क्या है, लिक्विड्स की बारी आएगी, एंड देन उसके बाद सॉलिड्स। तो शुगर इज सॉलिड, द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ शुगर आर स्ट्रॉन्ग। Water is a liquid, the forces of attraction here are weaker than sugar. Oxygen is gas, forces of attraction are the weakest in gases. Now next is question number 5. What is the physical state of water at 25 degree Celsius? 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होगा, वाटर की स्टेट कैसी होगी। हमने डिस्कस किया था 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होता है। जैसे हम पहले 0 डिग्री डिस्कस करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमने क्या कहा था, मेल्ट होती है आइस। आइस जो है वो मेल्टिंग हो रही है, उसकी मेल्टिंग हो रही है। तो आइस क्या है, वहाँ पर सॉलिड भी है और वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रही है। तो एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर कैन एग्जिस्ट एज बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। तो सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट होती है, दोनों ही स्टेट्स होती हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट। नाउ 100 डिग्री पर हमने डिस्कस किया था क्या होता है, 100 डिग्री क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। तो 100 डिग्री पर जब बॉयल होना स्टार्ट होता है तो उस टाइम पर लिक्विड भी है और वो वेपर्स में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो लिक्विड फॉर्म में भी है वो और गैसियस फॉर्म में भी है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, दोनों होते हैं, लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट। सो 0 डिग्री एंड 100 डिग्री के बीच में, 0 से ऊपर और 100 से लेस देन जो टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पर वाटर कैसे होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है, तो वाटर की स्टेट कैसी होगी उसमें, लिक्विड स्टेट। सो एट 25 डिग्री सेल्सियस वाटर इज इन द लिक्विड स्टेट। 0 से ग्रेटर और 100 से लेस है अगर, तो क्या होगा, लिक्विड स्टेट। इसके बीच में अगर हम 25 की बजाय 75 डिग्री सेल्सियस भी लिख दें, ठीक है, 85 भी लिख दें, तभी वो क्या है, लिक्विड स्टेट में ही आएगा। एंड नाउ नेक्स्ट इज 250 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस कैसे होगा, ग्रेटर देन 100 डिग्री है, ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल हो चुका है, वाटर वेपर्स बनते हैं, तो ग्रेटर देन 250 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, ये 250 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। 100 पर बॉइलिंग हो जाती है स्टार्ट, वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर 100 से ऊपर की हम बात करते हैं तो कैसा होगा, गैसियस स्टेट। नाउ एट 0 डिग्री, ठीक है, इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, देखो एट 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस, आफ्टर गेटिंग द हीट इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सॉलिड फ्रॉम द वाटर, है ना, हमें पता है आइस से वो वाटर बनता है, कब, जब वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है, हमें पता है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आइस स्टार्ट चेंजेस इनटू आइस स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म दैट इज कॉल्ड वाटर। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, जैसे हमने कहा, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट। एट 250 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट। एट दिस स्टेज वाटर इज अबव द बॉइलिंग पॉइंट, जैसे हमने कहा ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एंड ड्यू टू द continuous सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी इवन आफ्टर द बॉइलिंग पॉइंट वाटर चेंजेस टू द गैसियस स्टेट, ठीक है, वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो 250 डिग्री सेल्सियस क्या है, ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, सो इसकी स्टेट कैसी होगी, गैसियस स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। एट रूम टेम्परेचर, जैसे हमें पता है नॉर्मली टेम्परेचर कितना रहता है, ठीक है, टेम्परेचर जो है हमारा नॉर्मली जो है 20, 30, 40 है ना, तो बिटवीन 0 एंड 100 के बीच में रहता है ना, जनरली क्या है 50 से कम रहता है, बट 0 से ज़्यादा होता है। तो एट रूम टेम्परेचर जनरली 250 डिग्री सेल्सियस वाटर इज लिक्विड बिकॉज इट पोजेस द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिक्विड। तो लिक्विड क्यों होता है उस टाइम पर, एट रूम टेम्परेचर एनीवेयर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, हमें पता है वो लिक्विड स्टेट ही रहती है। वाटर इज फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट।
एट रूम टेम्परेचर लिक्विड स्टेट में क्यों है पता लग गया हमें, क्योंकि टेम्परेचर जो है जनरली कितना रहता है, ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 100 डिग्री। तो हमें पता है वो लिक्विड, उसमें क्या है, वाटर लिक्विड स्टेट में ही होता है। बिकॉज of the weak bonds which hold water molecules together for small fraction of a second. Water molecules are constantly on the move. कंटेनर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। Therefore, at room temperature एट रूम टेम्परेचर वाटर फ्लोज ईजिली। हमें पता है कि रूम टेम्परेचर पर क्या है, पार्टिकल्स कंटेनर के अंदर लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड में पार्टिकल्स क्या है, रैंडमली कंटेनर के अंदर मूव कर सकते हैं, क्योंकि उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में कम है। तो वो क्या है, रूम टेम्परेचर पर इजीली फ्लो भी कर सकते हैं। सो ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि वाटर जो है कैसे क्या है रूम टेम्परेचर पर उसको हम लिक्विड स्टेट कह रहे हैं। सेकेंड हम इसमें क्या लिख सकते हैं, वाटर हैज़ नो शेप, है ना, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, बट हैज़ ए फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इट ऑक्यूपाइज द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ कैप्ड, है ना, जिस कंटेनर में उसको हम डालते हैं उसी की ही शेप ले लेता है। सो ये क्या है, लिक्विड की करेक्टरिस्टिक्स। नाउ नेक्स्ट क्या है, आयरन अलमीरा जो है वो सॉलिड क्यों कहते हैं हम, वाई आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट हैज़ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इसमें क्या है, पता हमें जो भी सॉलिड होते हैं उसकी डेफिनेट शेप होती है एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मतलब स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम लाइक अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इट इज़ रिजिड एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रिजिड क्यों है, हमें पता है सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, अपनी फिक्स्ड पोजीशंस पर होते हैं। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ क्या है बाउंड करके रखते हैं। सो आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसमें हम क्या करेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, बिकॉज दे हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम एंड दे आर रिजिड because they have strong force of attraction between the particles, their particles are fixed. Next question is, why is ice, question number 7, why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? ice, अब 273 केल्विन का क्या मतलब है, 273 हमने क्या कहा था, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करते हैं उस टाइम पर क्या होता है, वाटर की क्या स्टेट होती है, आइस भी होता है और वो एज वेल एज लिक्विड भी होता है। तो आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ऐसा क्यों, क्योंकि टेम्परेचर तो सेम है 0 डिग्री सेल्सियस, बट फिर भी आइस ज़्यादा इफेक्टिव क्यों है कूलिंग के लिए। आइस एट 273 केल्विन हैज़ लेस एनर्जी देन वाटर ऑल्दो बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर, है ना, हमें पता है दोनों ही 0 डिग्री सेल्सियस पर हैं, बोथ एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर की लिक्विड की स्टेट, वाटर की स्टेट क्या है, लिक्विड एज वेल एज सॉलिड, दोनों का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर थर्मामीटर जो है वो राइज नहीं कर रहा। बट वाटर जब वो क्या है, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, हमें पता है जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है कॉन्स्टेंटली, वो क्या है, उसको हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, है ना। स्टेट को चेंज करने में जो एनर्जी यूज़ हो रही थी वो कहाँ जा रही है, आइस से वाटर में कन्वर्ट करने में यूज़ हो रही है। इसका मतलब वाटर में जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न वो कहाँ जा रहा है, वाटर के अंदर है। सो आइस में वो एनर्जी नहीं है, बट वो जब स्टेट में कन्वर्ट हो गया वाटर के अंदर, जब वो स्टेट कन्वर्ट हुआ तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो है वो वाटर के अंदर है वो एनर्जी। तो इसका मतलब आइस की एनर्जी कम है, वो जो वाटर में कन्वर्ट हुई आइस उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है। कितनी एनर्जी ज़्यादा है, जितनी उसने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की फॉर्म में नीचे से हीट एनर्जी गेन की है। सो वाटर पोजेस द एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, क्योंकि जब आइस को हम हीट कर रहे हैं तब वो हीट एनर्जी गेन कर कर वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न किसके पास है, वाटर के पास है। सो hence at 273 Kelvin ice is more effective in cooling than water। आइस की एनर्जी कम है, बट जब स्टेट चेंज हुई वाटर की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, कितनी, जितनी उसने नीचे से हीट एनर्जी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न गेन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? किससे क्या है ज़्यादा सीवियर बर्न्स हो सकता है? अगर हम बॉइलिंग वाटर के अंदर हैंड डाल दें अगर अपना, उससे ज़्यादा जलेगा, या फिर क्या है अगर हम स्टीम के साथ कांटेक्ट में आए, ठीक है, तब ज़्यादा क्या है बर्न होगा। स्टीम हैज़ मोर एनर्जी, जैसा अभी हमने पीछे डिस्कस किया, ठीक है, सॉलिड के कंपैरिजन में, आइस के कंपैरिजन में वाटर में हीट एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए आइस ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ऐसे ही स्टीम, और अगर हम बॉइलिंग वाटर की बात करते हैं, ये कहाँ पर होता है? एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम कितना कहें 373 केल्विन की बात करते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग स्टार्ट होती है, या फिर अगर केल्विन स्केल में कहें तो 373 केल्विन पर। तो स्टीम हैज़ मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर। इट पोजेस द एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जब हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर, जब वो लिक्विड फॉर्म में भी है और उस टाइम पर क्या है इसके वेपर्स बनने भी स्टार्ट हो जाते हैं, जब उसको हम कॉन्स्टेंटली नीचे से एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, बर्नर से उसको हीट कर रहे हैं, तो वो एनर्जी गेन कर रहा है वाटर, जिससे वो वाटर वेपर में स्टेट चेंज हो रही है इस टाइम पर इसकी, तो वो वाटर वेपर्स में मतलब स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है वाटर। तो उस जो स्टीम है, वाटर वेपर्स जो कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वाटर वेपर्स में क्या है एनर्जी ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू द वाटर। सो द इट पोजेस द एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, देयरफॉर बर्न्स produced by steam are more severe than those produced by boiling water। ठीक है, क्लियर हुआ ये हमें कि स्टीम के पास क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इतनी हीट एनर्जी जो है वो ज़्यादा है वाटर के कंपैरिजन में। दैट्स वाई स्टीम इज मोर, स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स देन दैट ऑफ बॉइलिंग वाटर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नेम A, B, C, D, E, F इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग द चेंज इन द स्टेट। तो ये सारा इस डायग्राम के अंदर हमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 स्टेट्स गिवन है, ठीक है। इन सब के अंदर जो हमें बॉक्सेस में A, B, C, D, E एंड F लिखा हुआ है, इन सब की प्रोसेसेस के नेम बताने हैं कि ये क्या है। इस लेफ्ट से राइट की तरफ, सॉलिड से गैसेस की तरफ हमें एरो शो किया हुआ है ये कि इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर। लेफ्ट से राइट की तरफ हीट इंक्रीज कर रही है एंड प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। ऐसे ही हमें ये शो हुआ है कि डिक्रीज हीट गैसेस टू सॉलिड में डिक्रीज हीट एंड इंक्रीज प्रेशर। सो सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, तो ये क्या हुआ, जब कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो क्या होता है, वो उसको क्या बोलते हैं हम, सॉलिड टू लिक्विड क्या होता है, फ्यूज़न। सॉलिड टू लिक्विड क्या होता है, फ्यूज़न। लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस क्या होता है, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, ठीक है। सॉलिड टू लिक्विड क्या है, फ्यूज़न। लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन। सी, गैस टू लिक्विड में जब कन्वर्ट हो रहा है, गैस से वापस लिक्विड में जब कन्वर्ट हो रहा है तो क्या बोलते हैं, गैस से लिक्विड में क्या होता है, वाटर वेपर से जब हम वाटर बनाते हैं तो क्या बनता है, उसको बोलते हैं हम, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या होता है, कंडेंसेशन। एंड जब लिक्विड से दोबारा से सॉलिड बनाते हैं हम, लिक्विड टू सॉलिड, उसको क्या बोलते हैं हम, लिक्विड टू सॉलिड क्या होता है, वो फ्रीजिंग करना है ना, उसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन या फिर हम इसको बोलते हैं फ्रीजिंग, है ना, फ्रीज कर देते हैं वाटर को जब हम, तो उससे आइस बन जाती है, फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। नाउ ई क्या है, सॉलिड टू गैस। सॉलिड टू गैस हमें पता है क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड टू जब गैस बनती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, है ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। ऐसे ही गैस टू सॉलिड जब बना तो क्या होता है, उस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सो फर्स्ट ए क्या था, फ्यूजन, ठीक है। लिक्विड टू गैस क्या था, वेपोराइजेशन। गैस टू लिक्विड क्या है, कंडेंसेशन। लिक्विड टू सॉलिड क्या है, सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। सॉलिड टू गैस क्या है, सब्लिमेशन। एंड गैस टू सॉलिड क्या है, वो भी सब्लिमेशन होता है, बट इसको हम क्या है,
डिपोजिशन भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन। ठीक है, गैस टू सॉलिड, उस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, डिपोजिशन। सो दीज आर द प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ states of water, solid to liquid, liquid to gas, gas to liquid, liquid to solid, and from solid to gas and gas to solid. So that's all for today. We will discuss question answers of next chapter in next video. Thank you so much.